नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा बीजेपी की ये बात कर ली जाए। उनके पास जैसे इलेक्शन कैंपेन को लीड करने का बहुत चातुर्य है, तोड़ फोड़ करने का बहुत चातुर्य है, बनी हुई सरकार गिराने का चातुर्य है, लेकिन एक कुशलता और भी है। अच्छे खासे घर में कैसे झगड़ा लगाया जाए, और अगर किसी परिवार में आपस में सगे संबंधियों में कुछ झगड़ा ना भी हो तो उसको कैसे झगड़ा करके अपने फायदे के लिए उस परिवार को में मनमुटाव तनाव जरूर कर दिया जाए। मैं कुछ रीसेंट घटनाओं के नाम ले रहा हूं क्योंकि कल एक खबर आई और बीजेपी ने उसको बड़ी प्रमुखता से फ्रंट पेज आज सबने छापा है कि झारखंड में सीता सोरेन जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। भाई बहुत अच्छी बात है। तो सीता सोरेन जी चली गई बीजेपी में। सीता सोरेन जी कौन है? तो सीता सोरेन जी हेमंत सोरेन जी की भाभी हैं, और हेमंत सोरेन जी के जो बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन जी, उनकी पत्नी दुर्गा सोरेन जी का देहांत हो गया है। अब हेमंत सोरेन जी मतलब इस समय राजनीति में हैं, झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, अभी जेल में हैं, और उनके पिता शिबू सोरेन साहब का ये सारा मूवमेंट खड़ा किया हुआ है। और उस मूवमेंट में जब दुर्गा सोरेन जी अब नहीं रहे तो अब शिबू सोरेन ने कोई ये ठीक से लगा कि भाई हेमंत सोरेन उसको आगे परस्यू करेंगे। हेमंत सोरेन के ऊपर बहुत दबाव था कि वो बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। मतलब वो बीजेपी उनसे ये कह रही थी कि आप बस हट जाइए वहाँ से, आप कांग्रेस के गठबंधन से हट जाइए, बाकी कोई हमें दिक्कत नहीं है। मूल रूप से मामला ये था। हेमंत सोरेन नहीं माने, उनके घर ईडी बेच के ये सब करके उनको अब जेल में डाल दिया गया। उस समय एक ऐसी चर्चा चली थी कि हेमंत सोरेन जी की नामौजूदगी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन एक बात आड़े आ गई थी, और उस समय नाम कहीं कहीं सीता सोरेन जी का भी चला था, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें एक बात आड़े ये आ गई थी कि अच्छा, सीता सोरेन जी ऑलरेडी सिटिंग एमएलए थी, कल्पना सोरेन जी सिटिंग एमएलए नहीं थी, तो इसलिए भी ये था कि शायद सीता सोरेन जी बन जाए। और अब उनके पत्र को देख के लगता है कि उनके मन में ये इच्छा थी कि देवर जी जेल जाएं तो फिर उसके बाद ये कमान संभालें। लेकिन वहां पे एक जो दिक्कत थी, उसको ये लगा कि कहीं ये लेके जिस तरह से बीजेपी बिना बात के बतंगड़ बनाती है, शक्ति की बात को लेके कहाँ मोदी जी घूम रहे हैं। सीता सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, ये दोनों लोग मूल झारखंड के निवासी नहीं हैं, ये लोग उड़ीसा वाले झारखंड के हैं। मतलब लार्जर झारखंड तो सेम है, लेकिन ये मूल रूप से इनकी ट्राइबल, जब शादी से पहले ये लोग उड़ीसा वाले झारखंड के थे। अब ये हुआ कि कहीं भाई कोई नुक्ता निकाला जाए कि नहीं, चीफ मिनिस्टर तो यहाँ का मूल हो सकता है, कुछ इस तरह का। तो उस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए, और एक इनके पास एक परिपक्व नेता, एक पुराने नेता चंपई सोरेन जी थे, उनको बना दिया गया। अब जिसको कहते हैं बीजेपी लगातार इस आग को बढ़ावा दे रही थी, भाई आपको होना चाहिए था, आपको होना चाहिए था, आपको नहीं बनाया, आपको देखा नहीं किया। अच्छा भाई, और इसमें बीजेपी को बिल्कुल आग में घी डालने का काम तब मिल गया जब कल्पना सोरेन जी ने बंबई में जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा को इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग थी शिवाजी पार्क में, उसमें रिप्रेजेंट कर दिया। चंपई जी भी गए थे, लेकिन बोला वहां पे कल्पना सोरेन जी ने। अब सीता सोरेन जी को बीजेपी ने बिल्कुल ठीक से यह हवा भरी कि देखो अब वही जो जेठानी देवरानी का झगड़ा, बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सीता सोरेन जी अब लिखें कि मैं अपने परिवार और पार्टी और ये सब छोड़ के अब वो पहुंच गई बीजेपी में। ये एक और खबर आई है, वो देखिएगा कितने जगह रिपोर्ट होती है। बीजेपी के एक सिटिंग एमएलए जयप्रकाश पटेल, वो भी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए। वो खबर आप देखिएगा कितनी प्रमुखता से छपती है। लेकिन कल्पना सोरेन तो छपी, अरे सीता सोरेन तो छपी, और उसमें मार के उनके घर में ये नहीं किया गया और फलाना नहीं किया गया। लेकिन उसके पीछे की एक थोड़ी स्टोरी और है, वो भी समझ लीजिएगा। सीता सोरेन जी के ऊपर एक केस चल रहा है जिसमें किसी एमएलए को राज्यसभा में, मतलब किसी प्रत्याशी को पैसा लेके वोट देने वाला मामला है। और चूंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का एक ये आ चुका है, ऑलरेडी एक डिसीजन आ चुका है कि
पहले संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर ये इम्यूनिटी रहती थी, उनको ये रहता था कि भाई इसके अंदर जो भी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घूस ले रहे हैं अगर आप संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर घूस ले रहे हैं तो उसकी इम्यूनिटी नहीं है, उस पर नहीं है कि आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। तो इसकी संभावना और उसका डिसीजन आने वाला है। सीता सोरेन जी को कहीं ना कहीं से उससे रिलेशनशिप जरूर होगी, डराया ये गया होगा कि अगर आप नहीं करिएगा तो फिर आपको इसमें इम्प्लीकेट किया जाएगा। क्या करते हैं, जाना ही पड़ा। तो पहला आपने देखा घर में झगड़ा आप कैसे लगाए। कल ना आज सीता सोरेन जी आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ससुर को पत्र लिखा है कि कैसे उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और कैसे वो इग्नोर फील कर रही थी अपने को। तीसरी बार की एमएलए हैं, 2 बार पहले भी एमएलए बन चुकी हैं और कह रही हैं कि मैं वो कर रही थी। लेकिन झगड़ा तो लगा दिया, घर तो खराब कर दिया। घर में झगड़ा लगाने में बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से कामयाब रही। अब एक दूसरा कल का देखिए। कल अमित शाह साहब राज ठाकरे को उनके लड़के के साथ बुला के उनसे मुलाकात कर रहे हैं। राज ठाकरे साहब का पॉलिटिकली क्या कोई इस समय ऐसी स्थिति है कि वो किसी निर्णय को, मतलब जो लार्जर वोट जब पड़ेगा तो उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं? नहीं। राज ठाकरे को वहां अगर अपने साथ अमित शाह कर रहे हैं तो एम्बेरसमेंट थोड़ा वो उद्धव ठाकरे जी का कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा जितना है कि वो ये मामला बहुत पहले सेटल हो चुका है। राज ठाकरे जी अपने को ये मानते हैं कि वो भाई वही असली मतलब ही इज़ द लीगल नहीं, ही इज़ द रियल उत्तराधिकारी हैं बाला साहब के। लेकिन जनता नहीं मानती है, जनता उद्धव ठाकरे ही को मानती है, वोट उन्हीं को देती है। तो उनको बुला के, आपने अगर देखा होगा कि जब उद्धव ठाकरे शपथ ले रहे थे तो वो बिल्कुल राज ठाकरे को बुला के उनको पूरा सम्मान दिया गया था। राज ठाकरे भी जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब थी, लेकिन अब भाई भाई में झगड़ा लगाना है तो बीजेपी से अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं भाई। आज राज ठाकरे को आप बुला के वोट की दृष्टि से तो आपका कोई भला होने वाला नहीं है। हाँ, उद्धव ठाकरे का एम्बैरेसमेंट आप कर सकते हो। आपने अजीत पवार के साथ क्या किया? एक अजीत पवार मतलब जो चाचा भतीजा की जोड़ी, जो इतने 30, 35, 40 साल से राजनीति कर रहे थे, अजीत पवार ताकत हुआ करते थे शरद पवार की, झगड़ा उनमें भी लगवा दिया। और झगड़ा हरदम जब आप लगवाते हैं तो डर से लगवाते हैं। अजीत पवार का एक जग जाहिर है, आपने क्या डराया उनको? डरा के ही आप अपने साथ लाए ना। तो वहाँ पे भी मतलब आपका घर को में झगड़ा लगाने में आपका कोई सानी नहीं है। मैं कुछ इसलिए आपको याद दिलाता चल रहा हूँ कि ये क्या हुआ। केरल, एंटनी साहब बहुत पुराने कांग्रेस के खाटी जिसको बोलते हैं नेता, उनके लड़के अनिल एंटनी जी को आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। मतलब हो सकता है हर घर में, मतलब हर पिता को अपने बेटे से शिकायत होती है, हर बेटे को अपने पिता से शिकायत होती है। 99% घरों में है। लोगों को लगता है भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे भी अपने लड़के से, मेरे लड़के को मुझसे है, मुझे अपने पिताजी से थी, मेरे पिताजी को 10 मुझसे था। और मेरे पिताजी एक बहुत एक डायलॉग नहीं बोलेंगे, एक बात हरदम कहते थे। वो कभी गुस्सा होके उस तरह से गुस्सा नहीं होते थे जैसा है, लेकिन एक चीज़ कहते थे कि जब औलाद होगी ना तब समझोगे। और ये सही बात है कि जब औलाद हो गई तब समझ गए। अनिल एंटनी को आप यहां लाके पिता पुत्र के संबंध में दरार तो पैदा कर दी ना आपने। आप कुछ कहिए तो आप इसमें भी बहुत कामयाब रहे कि पिता पुत्र के बीच में झगड़ा मैंने लगा दिया। उत्तर प्रदेश में शिवपाल जी का तो सबको याद है कि शिवपाल जी को कैसे आप हवा देते थे बीजेपी और कैसे उनको अखिलेश से के खिलाफ यूज करते थे। लेकिन एक जगह और क्या किया, आप अखिलेश की भाभी मतलब छोटे भाई की जो पुत्रवधू हैं, बहू उनकी हुई एक तरह से, अपर्णा यादव जी को आप ले आए। अपर्णा यादव जी को ले आके आपने क्या एमपी बना दिया, एमएलसी बना दिया, मंत्री बना दिया, चेयरमैन बना दिया, क्या बना दिया? अपर्णा जी को क्या मिला? आपको ये सुख मिला कि घर में 2 भाइयों के बीच में कुछ तो वैमनस्य हो ही गया। अब कोई ये कहे कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। फिर वही पुराना देवरानी जेठानी। मतलब अपर्णा यादव को अव्वल तो आपको लेना नहीं चाहिए था। मुलायम सिंह जी उस समय जिंदा थे, अखिलेश यादव,
लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव के को एम्बेरसिंग हो, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लोग पूछे कहीं कि भाई आपके की बहू उधर चली गई, इस तरह के लिए ये जो बीजेपी की जो प्रवृत्ति है ना कि वो इसलिए खुश नहीं है कि उनको कोई खुशी मिल रही है, उसको कितना तंग किया जा रहा है तो मैं कितना खुश हो रहा हूं, ये है। अब और आगे चलिए, मैं एक बीच में पासिंग रेफरेंस उनका बता दूं, क्योंकि चाचा भतीजे की बात अब करने जा रहा हूं बिहार की। एक और चाचा भतीजे के बीच में झगड़ा लगाते हैं, भूपेश बघेल और विजय बघेल, छत्तीसगढ़। चाचा भतीजे के बीच में खूब झगड़ा है, खूब मजा आता है बीजेपी को, खूब ताली पीटते हैं, खूब इलेक्शन लड़वाते हैं। ये चाचा भतीजे की बात बिहार में चिराग पासवान, याद है ना भाई, जो पशुपति कुमार पारस जी हैं, ये कोई पहली बार एमपी नहीं बने, रामविलास और जो देखिए जो पॉलिटिकली जो सक्सेसफुल होता है, हर पॉलिटिकल फैमिली में पूरा घर लगता है तब वो एमएलए एमपी बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, पूरा घर लगता है उसमें। किसी समय भी चिराग पासवान तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब रामविलास पासवान जी पॉलिटिक्स में आए, और उनको मैं बिना जाने बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल ठीक से पशुपति हमारे पारस जी का साथ मिला होगा, पूरी मेहनत मिली होगी। आज बीजेपी ने क्या किया, चाचा और भतीजे में ऐसा झगड़ा लगवा दिया है कि दोनों एक दूसरे से बात ही ना करें। कितने सक्सेसफुल, कितने सफल राजनीति है, कितनी सफलता की कितनी खुशी मिलती होगी बीजेपी के उन नेताओं को कि देखो क्या झगड़ा लगवाया, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। बिहार में एक और जगह हुआ है झगड़ा, उसको याद सिर्फ दिला दूं, यशवंत सिन्हा और उनके पुत्र जयंत सिन्हा, याद है ना। मतलब ये जो बीजेपी की प्रवृत्ति है कि हम झगड़ा लगवा, एक अच्छे खासे घर में कैसे उस घर को तोड़ा जाए, कैसे उसमें झगड़ा लगाया जाए। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो भी लोग डिसीजन मेकिंग लेवल पे रहते हैं ना, उनको शायद परिवार की अहमियत, परिवार कैसे चलाया जाता है, क्योंकि आप मेरा परिवार तो करते हो, लेकिन जो आपका मेरा परिवार है वो कहीं कोहेसिव तो नहीं दिखता है। कितने लोगों ने देखा कि जो मेरा परिवार है वो उनके साथ आके रह रहा है, कितने लोगों ने देखा जो मेरा परिवार है वो आके प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में रह रहा है, किसी ने देखा। तो आपका जो मेरा परिवार है, अगर उसके प्रति आपका ये रवैया है तो फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं आपको बहुत संतुष्टि मिलती होगी, रात में जब सोते होंगे तो क्या बढ़िया नींद आती होगी। आज एक और घर तोड़ा, आज कल्पना, आज उसको सीता सोरेन को इधर ले आए, क्या शिबू सोरेन को बुढ़ापे में क्या बढ़िया मैंने सुख दिया होगा। तो इससे आपको अच्छी नींद आती होगी, आपको लगता होगा कि मैंने बहुत अचीवमेंट किया है, दैट माइट बी अ फेदर इन योर कैप। पर सामाजिक दृष्टि से मेरे हिसाब से ये थोड़ा, और लोग इसको कहेंगे ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल होने के बाद भी मैं तमाम पॉलिटिकल इस तरह की बातें देखा हूँ, ये थोड़ा पाप की श्रेणी में आता है। घर तोड़वाना मुश्किल होती है, घर का मिलना मुश्किल होता है, परिवार का मिलना, और जिसके पास परिवार है उसके परिवार को तोड़ना, मतलब तुम क्या जानो उसकी कीमत राजा साहब, कि परिवार क्या होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।